बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पेशावर में ग्रैंड जिरगा में शिरकत की और शुरका से खिताब करते हुए उनका कहना था कि किसी दहशतगर्द गिरोह से बात नहीं होगी। दहशतगर्दी में इजाफा दोबारा मुज़ाकरात की बेसूद कोशिश है। जबकि हुकूमत की जानिब से पेमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कौमी असम्बली से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दावत दी। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज एक ग्रैंड जिरगा में पेशावर में शिरकत की। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत से बात करेंगे लेकिन किसी दहशतगर्द गिरोह से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा, ये जो इज्तिमा हुआ है जिरगा, इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ये जो बयान है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों इस वक्त इस पेज पे हैं कि दरमियान में जो भी अनासिर गड़बड़ कर रहे हैं उनको, चाहे उधर वाले एक्शन लें या इधर वाले एक्शन लें पाकिस्तान से, उनको ख़त्म किया जाए जी। और जाहिर है कि यहाँ पे अब बड़े स्टेक्स हैं बड़े मुल्कों के, चाइना, सेंट्रल एशिया के साथ माहदे हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और उसमें अफ़गानिस्तान का भी उनका भी बहुत फ़ायदा है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मंसूबों के दरमियान कोई भी अनासिर अगर दहशतगर्दी और ये वाक़यात जिसमें बहुत साल तो ये चलता रहा है सिलसिला, दिहाइयों बल्कि, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी वो भी एक होस्टेज बने हुए एक तरह से कुछ लोगों के, बज़ाहिर कभी कभी लगता है वो भी जान छुड़ाएंगे इससे। और इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यकीनन चाइना और रशिया और यहाँ पे इस खत्ते में अमेरिका भी उनको यही कह रहा है कि भाई आप जो हैं आपके फंड्स वगैरह और बाकी चीज़ें उस पर रिलीज़ करेंगे कि जब आप ये बच्चियों के स्कूल और बाकी जो मामला हैं इंसानी हकूक़ की, सारी दुनिया यही कह रही है, अमेरिका नहीं कह रहा, पूरी दुनिया यही कह रही है, पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है, सारी दुनिया का ये मौक़िफ़ है। तो इसमें अब ये बात तो तय हो गई कि जी हुकूमतों के दरमियान बात होगी, और हुकूमतों के दरमियान तो बात हो भी रही है, होती भी रही है, लेकिन ये जो अनासिर हैं इनको फिर वहाँ की साइड उस तरफ से और यहाँ की साइड इस तरफ से, और बाकी जो है वो अब एक मैसेज गया बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो जाना ज़रूरी था, क्योंकि हमारा मसला अफ़गान हुकूमत के साथ नहीं है, उन लोगों के साथ है जो कि कहीं कभी उधर हिस्सा बन जाते हैं कि, लेकिन जब आप सीरियस एक रियासती सतह पे बात कर रहे हैं अफ़गान गवर्नमेंट, और जाहिर है कि उन्होंने आगे जाके मतलब एक हिस्सा बनना है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अगर तो फिर उन्होंने कोई ना कोई तरीक़ाकार तो बनाना है, चाहे उसमें 4 महीने लगें 2 महीने लगें, यानी कोई ना कोई सिस्टम तो मुल्क में होना चाहिए ना, जहाँ पर ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़, बच्चियों के स्कूल और बहुत सारे इशूज़, तो वो उन इशूज़ को कैसे वो यानी वो कैसे करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें दहशतगर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, दहशतगर्दी तो है ही नहीं किसी सूरत, क्योंकि उससे तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स और सारा जो मंसूबे हैं वो तो, इसलिए ये मैसेज जाना ज़रूरी था। तो वो और यकीनन इसमें बाकी मुल्क भी खामोश एक रोल प्ले करेंगे अपना, जो कि इस खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो है जो इस हुकूमत की मुद्दत के हवाले से, वो अभी तक 2-3 लोगों से बात हुई है, तो 2-3 शख्सियत जो हैं वो मुख्तलिफ उन्होंने बातें की, वही बात हम यहाँ पे गोश गुजार कर देते हैं। ये तो तय हो गया कि 9 अगस्त को जाएगी जी। अच्छा, इसके ऊपर अब पहले ये था कि जी 8 तारीख की शाम को, यानी कल समरी चली जाएगी, और परसों यानी 9 तारीख की जब पहली साथ होगी। अच्छा, ये टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं कि हमने देखा है ये जब नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही थी या जब पंजाब में हो रहा था, तो रात को हलफ उठाना है, ऐसे होना, ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होता है। तो सवाल तो ये था कि 9 अगस्त को तो है, 9 अगस्त के शुरू में यानी 12:01 पे कल रात को, या 9 तारीख शुरू होने के बाद रिजॉल्व होगी, या 9 तारीख के खात्मे पर यानी 11:59 PM पे डिजॉल्व होगी। यानी 9 तारीख तो 24 घंटे है ना,
तो पहले ही बताया गया कि जी 9 तारीख को 8 तारीख को असम्बली गालिबन चली जाएगी और 9 तारीख को जैसे ही पहली 7 होगी तो असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। अब लेकिन जो बात, यानी अभी आप समझ लें कि ये दोनों चीज़ें, लेकिन ज़्यादा जो बात है, एहसन इकबाल साहब ने भी जो बात की कि 9 अगस्त, 9 का तो तय है, 9 को किस वक्त, शुरू होने के वक्त या दिन के अख्ताम पे। तो अब जो है वो ये इतला है कि शायद वो 9 की तारीख जब ख़त्म होगी उस दिन, यानी 9 का दिन भी पूरा गुजरेगा और फिर जो है वो रात को 11:59 पे असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी 12:01 पे नहीं बल्कि 11:59 पे, यानी पूरा दिन 9 का। ये इस तरह से अब बात जो है वो ये है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसमें चूंकि मुशावरत और बातें बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, जो कि 7 से 8 वाली खबरें तो नहीं, वो सारी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मिनट टू मिनट चेंज हो रही हैं चीज़ें। फिर उसके बाद ये भी बात आई है कि जी वो नाम जो है वो फाइनल हो गए हैं। तो मैंने कहा जी अच्छा, नाम फाइनल किसने, कैसे? तो हमारे सामने नाम आए कि जी पहले तो आ गया कि जी जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हफीज़ शेख साहब हैं और एक रिटायर्ड जज साहब हैं। अब रिटायर्ड जज साहब के हवाले से फिर ये खबर आई कि पहले तो मतलब आज ये खबर आई कि जी वो रमदे साहब का नाम है, जस्टिस रमदे, बड़ा एक बड़ा नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं वो। और फिर उसके बाद जो है ये आ गया कि जी वो हफीज़ शेख साहब का नाम है। अब मैंने इनसे पूछा, अच्छा फिर ये आया कि जी वो तीनों जो रहनुमा हैं उन्होंने अपने तक रखा है नाम, यानी जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने और मौलाना साहब ने, और उन्होंने अपने तक रखा है और शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि किसी को मत बताना। तो अब सवाल ये है कि उनकी तरफ से, अच्छा MQM ने ज़ाहिर तसूरी साहब का नाम दिया, कुछ तो हमें पता चला। मैंने ये पूछा कि हफीज़ शेख का नाम किसने दिया है, मतलब ये नाम किसी ने दिया होगा ना, किसी पार्टी ने दिया होगा, ये किसने दिया है हफीज़ शेख साहब का? पहले मैंने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया, मैंने कहा कि हफीज़ शेख साहब का नाम आपकी तरफ से है? उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि फिर ये नाम जो है, मतलब अभी देखें ना, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नहीं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हफीज़ शेख साहब का नाम है मगर किसकी तरफ से ये कोई नहीं बता रहा। अच्छा, अब वो राना सनाउल्लाह साहब भी कह गए कि हफीज़ शेख साहब का समेत और भी नाम ज़ेर गौर है, मैं किस पार्टी ने दिए हैं ये कोई नहीं बता रहा कि कोई। अच्छा, ये एक अजीब सी बात है। तो ज़ाहिर है MQM ने तो खोल के एक ही उन्होंने कहा ना कि भाई, उन्होंने कहा क्या हमसे पूछते हैं, तसूरी साहब को करें बस। मसला ये है कि लेकिन हफीज़ शेख साहब का नाम किस पार्टी की तरफ से है, ये इंपॉर्टेंट है ना बहुत। भाई कल को ये बात इंपॉर्टेंट होगी ना कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम लगा या मुस्लिम लीग नून का लगा या मौलाना साहब का लगा, और वो नाम किसका था, वो कौन सी पार्टी के नाम था, हफीज़ शेख साहब का नाम किसने दिया, इंपॉर्टेंट बात है। अब नाम है हुकूमत के पास, ये बता रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो मुशावरत अभी राजा रियाज साहब से हुई नहीं है। अब राजा रियाज साहब जो हैं, तो देखें ना, ये एक कंफ्यूजन है। ये नहीं, ये जो नाम है, पहली बात तो ये कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा हफीज़ शेख साहब समेत एक रिटायर्ड जज साहब का नाम है और बाकी नाम भी ज़ेर खौर है, ये दो नाम नहीं। किसने दिया नाम? किसी ने दिया होगा ना, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग। कल को कहेगा ना हमारा बंदा, नवाज शरीफ साहब का नाम हफीज़ शेख नहीं है, वो कह रहे हैं उनकी पार्टी के लोगों ने कहा है। अच्छा, बहरहाल तो अब ये एक, हम तो देखें मुबारकबाद देते हैं अभी से आपको, उनका नाम ही सबसे ज्यादा चल रहा है, लेकिन को पता तो चले कि किस, कोई पार्टी कहे ना कि हमारा ये कैंडिडेट है, वो अजीब हवा में गुम मामला है। अच्छा, हफीज़ शेख साहब बड़े आखिरी इनसे जब मुलाकात हुई तो इत्तेफाक से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI, अब चेयरमैन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है अगली नशिस्त तक ये चेयरमैन हम ना कह पाएँ, और सिर्फ साबिक वजीर आजम या कुछ मतलब मुझे नहीं पता बानी, क्योंकि चेयरमैनशिप तो उनसे इलेक्शन कमीशन आज ले लेगा, किसी को नोटिफाई कर देगा वो। तो उनके साथ उनके ऑफिस में मुलाकात हुई। अच्छा, तो वो बता रहे थे कि ये क्या उलझने और IMF और बड़ा मुश्किल हो गया है
संभालना और ये जो बोझ आवाम पे डल रहा है, और तो मैंने हफीज शाह साहब को कहा, मैंने कहा जी ये, और ये उस वक्त की बात है जब वो वज़ीर ख़जाना थे, तो उस वक्त तो बहुत बेहतर हालात, माशी हालात इतने, तो ये बहुत उसमें थे कि ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें सारी और ये सारा, लेकिन जो बाद में जो कुछ हुआ है वो तो बिल्कुल ही कहीं से कहीं मुल्क की मईशत चली गई ना पिछले कुछ महीनों या सालों में। तो ये अब इशू ये है कि तो अब इस तरह से तय पाया है गालिबन कि एक तो हफीज शेख साहब का नाम, एक तो कोई पार्टी ओन करेगी, बताएगी, बताना पड़ेगा, बताएं किसने नाम दिया है, बताया जाए हमें। अच्छा, तो हफीज शेख साहब का नाम उधर से, और फिर राजा रियाज साहब के नाम, ये तो एक बात हो गई, ठीक है। अब आ जाएं आप इस बात पे कि जो साबिक वज़ीर आज़म और अच्छा वो वाली बात भी अपनी जगह चल रही है ना कि 14 अगस्त तक शायद शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू कर जाएं, क्योंकि दिन कम है और 14 अगस्त इम्पॉर्टेंट है, असेंबली डिसॉल्व हो जाए, वज़ीर आज़म कंटिन्यू कर जाए, ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, 3 दिन जाहिर है कि वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन और एक बड़ी, भी आज वज़ीर कानून ने कहा है कि नए इंतखाबात होने तक आरिफ अलवी साहब ही सदर ये बात मैंने पहले कही थी, ये बात मैं बहुत पहले कही थी कि आरिफ अलवी साहब कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक, शेल कंटिन्यू। अच्छा, तो वो जो है वो तो आरिफ अलवी साहब का भी अब एक सुकून.com, जब इलेक्शन होगा तब होगा, तब तो आरिफ अलवी साहब, और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो लेकिन इसमें मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊं कि इसमें ये जो मर्दमशुमारी वाला इशू है ना, इसके ऊपर अभी उबहम है कि इलेक्शन, इन्होंने तो कह दिया ना 3 से 4 महीने 6 महीने लगेंगे ये, लेकिन ये इसमें एक वाज़ेह तौर पे इलेक्शन कमीशन जाएगा गालिबन सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, जो कंवर दिलशाद साहब ने भी आज तहरीर की, और वो उसको मैं थोड़ा सा, और भी लोगों से मेरी बात हुई, ये 14 मई के हवाले से इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी हुई है, उस जजमेंट में कोई तौहीन वगैरह सच नहीं लगाई, लेकिन उसमें ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की। 14 मई का जो फैसला है, वो फैसला वो इस तरह से है कि है ज़रा वो थोड़ा सा यानी नरम सा फैसला है, लेकिन उसमें यह है कि आपको 90 दिन में करवाने चाहिए थे, आपने नहीं करवाए, ये आपकी जिम्मेदारी थी, ये सारा ये है 14 मई का फैसला। अब 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद एक एक्ट पास हुआ है जिसमें यह है कि जी ये जो नई मर्दमशुमारी के तहत और ये एक कानून साजी हो गई। अच्छा, वो एक्ट है, क्योंकि वो आर्टिकल उसमें नहीं है, वो एक्ट है, लेकिन अब एक फैसला वहां पे है और एक जो है ये कौमी असेंबली और सेनेट ने पास कर लिया कि नई मर्दमशुमारी के तहत। तो गालिबन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा कि आप हमें ये बताइए कि, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से मुतसादिम हो रही हैं। उनका है कि जी आपको 14 मई तो गुजर गई, लेकिन आपको करवाने चाहिए थे और आपने जो सहारा लिया है आर्टिकल 245 का वो गलत है और आपको करवाने चाहिए थे, वो उनका फैसला है। और ये दूसरी कानून साजी हुई है, तो ये दोनों आपस में मुतसादिम हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को वो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछेगी ना कि आपको कितना टाइम चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन बताएगा कि हमें इतना टाइम चाहिए। तो ये जो बातें चल रही है 2 साल नहीं होगा, 5 साल नहीं होंगे, 1 साल नहीं होगा, ये इसकी कोई रीजनिंग होगी, इसके ऊपर कोई इसकी कोई वजह होगी, ठीक है, वजाहत होगी, और वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि उसके 2 फैसले, उसका फैसला अपनी जगह है। देखें, इस तरह समझे ना आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 90 दिन, और 90 दिन में करवाने चाहिए थे आपको, लेकिन आपने नहीं करवाया, तो आपने सहारा लिया, गलत किया, जमहूरियत को पटरी से उतारने के मतलब, ये फैसला है उनका, ये फैसला है। दूसरा है ये आबादी, ये है कानून साजी, ठीक है, ये हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये एक्ट है, 2/3 नहीं है ना, तो ये एक्ट है। अच्छा, अब इसमें इनको यानी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा कि सर ये जो कानून साजी हुई है, ये आपके फैसले से, जो 14 मई का फैसला है, उससे मुतसादिम है। हम तैयारी कर रहे हैं अब हदबंदियों की,
ठीक है। हल्काबंदी के तो बाद। हल्काबंदियों की तो आप हमें बताइए, तो इलेक्शन वहां से सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि आपको कितना अरसा चाहिए, तो वो कहेंगे बताएंगे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 7, जो भी वो फिर वो उसके बाद ये उबाम खत्म होगा। ठीक। ठीक है ना, क्योंकि वो फैसला जो है, मैंने आपसे कहा ना, वो फैसला और ये मर्दमशुमारी बाद में, ये बाद में फैसला हुआ है, ठीक है, जो मुश्तरका मफादात, तो ये फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बैठता है, जो भी बैठता है, लेकिन ये रजू सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि इलेक्शन कमीशन जो है ये कब इसकी डेट की अनाउंसमेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो एक तो 14 अगस्त के हवाले से मैंने कहा कि ये बात चल रही है अभी भी, कि क्योंकि 2 या 3 दिन होंगे दरमियान में, तो उसमें अरेंजमेंट्स करना और ज़ाहिर मुलाकातें, और 14 अगस्त एक यौम आज़ादी एक बड़ी तकरीब हमारी हर साल, और इस साल इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे इसको। ये अच्छा, साबिक वज़ीर आज़म उनका जो है आज उनकी मुलाकात उनके लॉयर से हुई। बात वही है कि उन्होंने जो बात की आके, पहली बात तो ये कि उनके कोई बहुत सारे लॉयर्स हैं। मुझे एग्जैक्टली मैंने मतलब है कि कौन सा केस तोशाखाना कौन से वकील कर रहे हैं, ये सारे जो है ना, मतलब है कि यानी आप समझें कि सारे जो मुकदमात हैं, कौन से मुकदमे में कौन से वकील हैं, कौन से वकला हैं, और वो किस तरह से मतलब उसमें हमें अभी तक इसमें उबाम है जी। मैंने मुख्तलिफ वकला से बात भी की, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मैं यहाँ नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसमें उबाम है। मतलब मिसाल के तौर पे, जैसे क्या ख्वाजा हारिस साहब का काम ख़त्म हो गया, या अभी ख्वाजा हारिस साहब कहीं हैं, या ख्वाजा हारिस साहब आगे अपने ही मुकदमे में आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अली जफ़र साहब बड़ा नाम जी, ठीक है, वो सेनेटर भी हैं, वो किन मुकदमात में हैं और कौन से केसेस लड़ रहे हैं खान साहब के। अच्छा, फिर इसी तरह से बाबर इवान साहब जिनके घर पे एक रेड की, वो कौन से मुकदमात, अजहर सिद्दीक साहब कौन से मुकदमात, मतलब कौन से मुकदमात ऐसे हैं जो कि, क्योंकि जो मेरी बात हुई थी लॉयर से मुख्तलिफ, तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में हमें हायर किया जाता है, तो हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल मैंने उन्होंने खुल के कहा कि जब हमें हायर किया जाता है, हाँ। मतलब यहाँ पर जो है वो अगर पार्टी में है तो फिर तो लड़ना चाहिए मुफ्त केसेस। ये जी खान साहब के देखें ना, और खान साहब को भी बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन अगर वो पार्टी में, बहरहाल तो ये अभी उभा, इसीलिए भी ये नई टीम सामने आई है, जो बड़ी फाल नई टीम है वकला की। लेकिन वो जो वकला सीनियर वकला हैं वो कहाँ पे हैं, ये अभी एक सवाल है ना कि वो कौन सा केस लड़ रहे हैं। ठीक है, वो हमें नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो केसेस में कहाँ हैं, ये एक सवाल है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि चूंकि ये, अच्छा, ये बड़े फाल वकील हैं जो नई टीम आई है, लेकिन ये नई ये जो है ना, वो पुराने, जैसे मैंने कल भी देखे, कल वो एक तरफ उसका घर, एक तरफ महकदा, वो परवेज खटक साहब का इंटरव्यू चल रहा था, और साथ साथ खबर आ रही थी कि वो बलदियाती इलेक्शन वहां से। मसला ये है कि अब आज भी जो उनके वकीलों ने बात की है, वकला जो मिलके आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी 5 रुकनी कमेटी बनी है, लेकिन हतमी फैसला मैं करूंगा। अब सवाल ये है कि वो 5 रुकनी कमेटी जो है वो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब यकीनन उसको हेड कर रहे हैं, और उसमें लेकिन बाकी लोग, हतमी फैसला तो ये तो देखें खान साहब ओरिएंटेड है ना, या साबिक वजीर आजम ओरिएंटेड पार्टी है, उन्हीं को देख के लोग आते हैं। और मतलब उन्हीं के सारे हैं ना, शौकत खानम और बाकी जो सारे, मतलब है कि अब मुझे कोई कहे कि जी वो मतलब लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं ना। कोई देखता है कि यार वर्ल्ड कप, तो मैं क्या कहूँ, वर्ल्ड कप शाहजी नहीं जीता था, अजीब सी बात होगी ना। मतलब है कि वो पर्सनैलिटीज के साथ अपना एक सिलसिला होता है ना। मतलब भुट्टो साहब तो कहेंगे जी भुट्टो साहब वजीर खारजा थे, भुट्टो साहब ने खत फाड़ा था, तो भुट्टो साहब ने ये किया था, बीबी ने ऐसा किया था, बेनजीर भुट्टो साहब। मतलब लोगों के अपनी एक होता है ना।
तो अब लेकिन उनकी जो मुतबादिल चीज आती है, तो वो मुतबादिल जो है वो तो एक डिफरेंट, उनसे सबसे अलग मरासिम है लोगों के, हम हमारे भी हैं, सबसे हैं, लेकिन वो अलग अलग है ना। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं तहरीक इंसाफ के दौर से तो नहीं जानता, उससे पहले से जानता हूँ। बड़े ज़बरदस्त, बड़े यानी उनसे ज़बरदस्त आदमी है, और बड़े यानी आप समझे ना कि धीमे मिजाज के मामला फहम जिसे कहना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब हो गए, बाकी शख्सियात हो गई, तो पहले से हम जानते हैं। इशू ये है सारा कि वो जो अब 5 रुकनी कमेटी है, वो कमेटी से मुशावरत होगी तो फिर अच्छा। दूसरी बात ये है कि इस मुकदमे को ये अभी इसको सियासी ना बनाया जाए। भुट्टो साहब की जितनी किताबें आप देख लो, आज भी वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं अच्छी तरह, उनके अंदर ही डिवीजन है कि भुट्टो साहब के मुकदमे को अगर कानूनी बुनियादों पर लड़ा जाता तो शायद ज़्यादा उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन वो चूंकि सियासी आ गया साथ ही। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक हाई कोर्ट में लगी है, लेकिन हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में लगी तो सुप्रीम कोर्ट में एतमाद नहीं है, तो फिर फैसला कौन करेगा? तो सबसे पहले तो रास्ता ये निकालें कि रिलीफ लें, रिलीफ लिया जाए, यानी अदालत से। यानी अब जज साहबान कह रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाओ, अगर हम फैसला इधर करेंगे तो ये गुफ्तगू होगी, अगर हम इधर करेंगे तो देखा जज साहब तो बिल्कुल पब्लिक के सामने, जज साहब तो यहाँ पे गड़बड़ होगी। सबसे पहले रिलीफ लें, यानी सबसे पहले इंश्योर करवाएं कि ये मुकदमे में ट्रायल का जो भी नुक्ता है बिल्कुल एक तरफ करके ना, जो भी हंगामा आ रही है उसको साइड पे करके, कि ये ट्रायल के अंदर क्या इसमें फैसला जल्दबाजी में जो भी नुकात हैं, कानूनी बुनियादों पे, स्ट्रॉन्ग कानूनी बुनियादों पे। और लेकिन अभी के मुल्क की अदालतों पे इत्मीनान भी नहीं है, किसी पे भी इत्मीनान नहीं है, अपने साथियों पे भी इत्मीनान नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, ये मैं आपको बताऊं। और स्टिल जो खान साहब ने आखिरी उनका इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग छोड़ के चले गए हैं, तो इसमें से कितने लोग दबाव के तहत गए। यानी अब ये बात अजीब सी बात है, इनको पता है, अच्छी तरह से पता है कि कौन सा आदमी ज़बरदस्ती जुल्म का निशाना बन के गया है। मतलब देखें, एक दिन पहले जाते ही नहीं कोई दबाव शुबा नहीं। शहरियार अफरीदी साहब पे क्या दबाव नहीं है, या अली मोहम्मद खान साहब पे? मुराद सईद, अली मोहम्मद खान, ये आपके यास्मीन राशिद साहबा, बाकी लोग, इनको आप अलग खाते में रखें। वो जिन्होंने छोड़ दिया उनको अलग खाते में रखें। उनको आप कह रहे हैं कि उनपे भी दबाव पड़ा होगा, भाई उन्होंने वो वापस आ जाएंगे किसी तरह। और हालांकि होना ये चाहिए कि वो उनको कहें कि अच्छा ये थे बस गए, ठीक है ना, और नई लीडरशिप। लेकिन अभी भी उनके जहन में वो बात है कि शायद ये दबाव में गए हैं। तो बहरहाल एनीवे, तो पहले तो रिलीफ लें, और लेकिन दूसरी तरफ ये बात है तय है कि वो नैब का 190 बिलियन का, मैं हमेशा जो है तोशा खाना को, मैं है तो तोशा खाना, कुछ लोग इसको सीरियस संजीदा कहते रहे, हमारे कोलीग्स हैं, माहिर कानून है, मैं कोई बात नहीं, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो तोशा खाना जो है, तोशा खाने से ज़्यादा, क्योंकि इस मेयार पे तो बहुत ही लंबी लाइन है ना, ये जो मेयार है तोशे खाने वाला, ये फैसला तो फिर तो इसमें तो लंबी हुकूमत में से भी वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो, और साथ ही ये 9 मई ये है मामलात, ठीक है, जिसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट जो है ना, जो आगे जाके जो रियल इश्यूज हैं, मुझे पता नहीं तोशा खाना मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन नवाज शरीफ साहब का कितने बड़े इश्यूज थे आखिर में, लेकिन हुआ क्या था, अकामा। बिल्कुल देखिए ना, वो इधर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला लग रहा है। हालांकि वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस बज़ाहिर, या जो 9 मई है, वो बहुत बड़े केसेस हैं, और जो मेरे ख्याल से जिन पे बहुत तवज्जो होनी चाहिए। अभी से पॉलिसी, स्ट्रेटजी, कानूनी टीम कैसे होगी, कैसे करना है क्या, और ये दिन, हफ्ते, महीने आगे, ये बड़े देखें, मतलब है कि बहुत संजीदगी से इसको, मैंने कहा ना, कानूनी बुनियादों पे करें। जहां सियासी बुनियादों पे करेंगे ना आप, तो वो मामला खराब होने चाहिए। ये जज तो उसका रिश्तेदार था, इस जज ने तो ये किया था, उसने यूं किया था, वो किया, भाई वही जज साहबान है, वही अदालतें हैं ना, क्या किया जाए। तो आपने भरपूर कानूनी दलाइल देके और वहां से रिलीफ लेनी है, ठीक है।
और इसमें ये मैंने पहले दिन बात की थी और मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ कि इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि अगर यहाँ से बेल मिल जाए तो इसी दौरान नैब जो है वो क्योंकि नैब ने पहले जब ये पेश हो रहे थे तो ये खुद उस वक्त उनके जहन में था, वो उससे जाने से पहले भी रिकॉर्ड करते थे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा नैब के अंदर। तो नैब जो है वो 190 मिलियन यहाँ से ये अगर बेल होती भी है तो नैब तैयार है वो 190 मिलियन के ऊपर, और फिर वो जो 9 मई और 9 मई के ऊपर और इसके दरमियान जो है वो क्या कहते हैं वो जो MPO के तहत, ठीक है, सो वो जो गिरफ्तारी वो 90 दिन या जो भी। आज गिरफ्तारी के हवाले से बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिलचस्प बात की, कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हम PTI को भी दावत देते हैं। उन्होंने कहा जो असेंबली से बाहर हैं उस जमात को भी हम दावत देते हैं कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आए, और उन्होंने गिरफ्तारी के हवाले से भी बात की कि वो कुछ अरसे बाद निकल आएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो गया था 2007 में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2007 में खत्म हो गया था। मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, मैं कल उसकी क्लिप्स निकाल के दिखा दूं, या मैं नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुशर्रफ साहब के साथ बात हो रही है तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो गया था, इसीलिए उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया था 2008 के इलेक्शंस का। और इसीलिए फिर जरदारी साहब ने आखिरी मिनट पे यानी आखिरी दिनों में जब ये था कि नवाज शरीफ साहब ने बाइकआउट किया हुआ था, साबिक वजीर आजम जो हैं, अब तो दोनों ही साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ये कि अभी जो एक गए हैं और एक वो नवाज शरीफ साहब, तो इन्होंने अचरज़ई साहब ने, इत्तेज़ाद एहसन साहब ने, इन सारे जमात इस्लामी ने, इन सब ने बाइकआउट किया था 2008 के इलेक्शंस का। लेकिन फिर उसके बाद जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कायल किया था और इस बात पे किया था कि जी हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही थी, अच्छा जी, वो हिस्सा ले रही थी। बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस आ गई थी मुल्क में, अलमिया पेश आया, एक तारीख दिन था, लेकिन इस दौरान नवाज शरीफ साहब का ये स्टांस था कि वो मिसाल खत्म हो गया क्योंकि आपने बात शुरू कर दी है, ठीक है, आपने कैसे बात शुरू की है करना। तो उस वक्त जो है ये अलग अलायंस था और उधर से अलग अलायंस था, इवन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स भी अलग थे। अब छोड़ दे, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, उधर से वजी साहब खड़े थे, उधर से दूसरे, वो रहने दे। MMA के अंदर भी क्रैक्स आ गए थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो कोई और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगी, क्या होगा, और वो वही तो उनका नारा है कि मैं नहीं मानता क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो NRO हो गया, मुकमुका हो गया, वो तो कभी इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो करें इसके ऊपर। और ये ख़त्म हो गया था जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी। ये उसके बाद जो है ना फिर दोबारा अरसरे 9 ये बात हुई और उसमें भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहा मामला, और वो कभी जो है वो मेमो आ गया बीच में, कभी दूसरा आ गया, कभी अदल वाली तहरीक आ गई, तो आगे पीछे जैसे तैसे करके, लेकिन ये कि पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की। ये पार्लियामेंट भी अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। अब यहाँ देखें ना, अब यहाँ पर अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो जो उस दिन मशवरा था, अब ये भी तारीख तो लिखी जाएगी ना, तो ये बात यानी अब आप सोचें ये अगस्त ख़त्म हो रहा है और इलेक्शन नहीं होने जा रहे, अब कब तक मैं नहीं जानता। लेकिन एक मरला ऐसा आया था जब फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और उधर से साद रफीक साहब और मेरा ख्याल है सादिक साहब और इसाक डार साहब, ये परवेज खटक साहब भी थे, जी जी, तो तय हो गया था। और उसमें तय हुआ था कि नहीं जुलाई में इलेक्शन, याद है, यानी अब नहीं तो वो मान गए थे। तो इधर से मुझे नहीं पता कि किसने मशवरा दिया साबिक वजीर आजम को, वो मान गए थे कि जुलाई में करवा लेते हैं हम इलेक्शन, याद करें जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। यानी आप सोचें कि हम अगस्त में हैं तो इलेक्शन हो चुका होता, लेकिन 2 असेंबलियां टूट गई। वो पहले कहा कि उधर से नहीं, और फिर वो असेंबली डिसॉल्व हुई, फिर उसके बाद वो, यानी आप सोचें कि इस वक्त पंजाब में परवेज अली साहब की हुकूमत होती, यानी ये मुशावरत, अब तारीख लिखी जाएगी, जो होना था हो गया। लेकिन हम तो, हमारा काम तो है कि बताना कि ये अब इसको, ये मामलात में इसको आप रिलीफ कोर्ट से रिलीफ लें और उसको कानूनी बुनियादों पे लाएं, क्योंकि वही जज साहिबान हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही जज साहिबान हैं, वही चीफ जस्टिस हैं, वही जज साहिबान हैं, और अदालत ही फैसला करना है। तो फिर ये है कि अदालतों का फिर एक प्रॉपर एहतराम और ये सारी चीज़ें, और उन पे ट्रस्ट का इजहार करते हुए, यानी ये बयान आना चाहिए कि मुझे हमें अपनी अदालतों पे मुकम्मल एतमाद है और यकीन है कि हमारी अदालतें
आइन और कानून के साथ सर। खड़ी होंगी, ताकि वो आइन और कानून के तहत फैसला करे ना। अब वो पता चला कि पहले ही वो जज साहबान को अपने कह दिए कि हम मुतनाज़ तो बना हाँ दें वो आप। नहीं, तो मैं ये बहरहाल, तो उसमें ये होता है, देखें ना ये अभी क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह रिफ्ट आई, तो जज साहिबान पे दोनों तरफ से प्रेशर था ना। एक हम ख्याल ग्रुप है, दोनों ने पोजीशन ली अपनी और दोनों अपनी पोजीशन पे कायम रहे। ना फाइजा साहब ने किसी किस्म की लचक दिखाई, ना उधर से उमरता बंदयाल साहब की तरफ से उनके, तो बिल्कुल एक वाज़ेह स्टांस रहा ना कि जो मर्जी जिसने कहने में कहता रहे, स्टांस लिया हुआ था, जो कि बड़ी बदकिस्मत है। लेकिन जज साहब, मैं इससे भी बता रहा हूँ कि अब हमने बेहतरी की तरफ, अगर इनकी कानूनी टीम जाए, आगे मुकदमे बहुत हैं, तो इसलिए ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे। जी 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 ये नैब की गिरफ्तारी घर पे खड़ी हुई है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से पेमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान किया गया है आज। ये एलिमेंट्स है, वो उस पर बहस चल रही है, उधर से भी देखते हैं क्या होता है। वो बड़ी पिक्चर में ये पेमरा तरमीमी बिल जो है, ये तो मेरे नहीं ख्याल के इम्पोर्टेंट है। जो मैं बात पहले मैं अपने जुमला क्लोज करूं कि देखें, अगर हाई कोर्ट पे देखें अदम एतमाद, अदालतों में अदम एतमाद का मतलब है कि कहानी ख़त्म यहीं पे करनी, कहानी आपने ख़त्म नहीं करनी ना, आगे चलना है ना। तो इसको अगर अदालतों पे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी अगले महीने तब्दीली आ रही है, तो वो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो अब आप देखें ना कि बेंच तो चीफ जस्टिस ही बनाएगा ना। तो अगर अदालतों पे ही अदम एतमाद हो जाएगा इस मरहले पे, तो आगे नैब के केसेज हैं, बाकी सीरियस केसेज हैं, आपके बाकी कारकुनान हैं, बाकी लोग हैं, तो ये अदालतों को पे एतमाद करते हुए और आइन और कानून के तहत लड़ा जाए इस मामलात को, मुकदमात को, बजाय इसके कि उसको एक सियासी रंग दिया जाए। सियासी होता है बिल्कुल एक होने, लेकिन अदालतों पे जाके वो मामला फिर ख़राब हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे ना हम अदालत पे एतमाद का इजहार ही नहीं करते और ये सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं हो, तो फिर कहाँ क्या होगा? फिर तो वन साइडेड, फिर तो बहुत मामला बिगड़ जाएंगे। असल ये कि आपने अदालतों से रिलीफ लेना होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि 24 घंटे गुजर गए, वो डेडलाइन गुजर गई, और जो नाइजर है उस पर अटैक नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, और अगर हम फ्लाइट रेडार की स्लाइड यहाँ दिखा सकें, तो नाइजर की जो स्पेस है, एयर स्पेस, वो बंद है। ठीक है, अगर हम इसकी स्लाइड से इसको दिखाएं इसको, तो ये फ्लाइट रेडार की, ये इन्होंने फ्लाइट रेडार से ये तस्वीर हमने ली है। तो जितने जहाज़ हैं वो नाइजर के इर्द गिर्द से जा रहे हैं, और नाइजर की जो एयर स्पेस है वो बंद है जी। और नाइजर ने तैयारी पकड़ी हुई है, लेकिन नाइजेरिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से जंग ना छिड़े। उसकी देखें 2-3 उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। ये जो बौला तिनुबा हैं, जो नाइजेरिया के प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त शख्सियत है इनकी। नाइजेरिया बहुत बड़ा मुल्क, सबसे ज़्यादा आबादी, बड़ा, यानी आप समझ लें कि यानी कई मुल्क हैं ना जो खाना जंगी ये वो मामला, यहाँ नाइजेरिया में भी है, लेकिन नाइजेरिया बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी और बड़ा पावरफुल मुल्क है। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि इनका ताल्लुक है मुल्क के जनूब से। जो नाइजेरिया है उसका जो जनूब है उससे इनका ताल्लुक है। नाइजेरिया का जो शुमाल है वो नाइजर के जनूब और नाइजेरिया का शुमाल, वहां पर एक जबान बोली जाती है और एक किस्म के आप समझ लें कि कबाइल रहते हैं। अच्छा। और उनको हुआसा कहा जाता है, हुआसा, ठीक है, HWS से हुआसा। ये हुआसा कबाइल, तो यानी आप यूं समझ लें कि नाइजेरिया की आर्मी में भी आधी के करीब आर्मी ऐसी है जो हुआसा है, और नाइजर की आबादी भी जो है वो हुआसा आबादी है, जो अरबी नहीं बोलते सर। ठीक है, अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं। जो अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं उनमें बड़ी लैंग्वेज है, ये कैमरून में, सूडान में इधर बोली जाती है, लेकिन ये अरबी जबान नहीं बोलते। ठीक। तो ये हौसा, ये भी एक एंगल। फिर दूसरी बात ये, बुरकिना फासो माली ऐलान कर चुके हैं कि हम नाइजर के साथ खड़े होंगे, तो वो जो है वो नाइजर अभी वो रुका हुआ मामला। प्रेसिडेंट प्यूटिन आ रहे हैं अगले चंद दिनों में टर्की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट होगा। टर्की का विजिट उनका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टर्की का विजिट उनको उस वक्त हो रहा है जिसमें वो गंदम की, एक तो गंदम के मामला तय होंगे ये ब्लैक सी से,
जो सऊदी अरेबिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस है उसमें बर्फ पिघली तो है, लेकिन जंग बंदी की तरफ मामला नहीं गया, और उस पर प्यूटिन किसी सूरत नहीं मानेंगे जेलेंस्की का फैसला, और जेलेंस्की जो है तो वो अपनी जगह बिल्कुल मामला ऐसा है। लेकिन चाइना दरमियान में चूंकि है खामोशी से, लेकिन चाइना का सबसे ज्यादा नाइजर में इन्वेस्टमेंट चाइना की है, चाइना खामोश है। सारी इन्वेस्टमेंट्स इस खित्ते में चाइना की हैं, ठीक है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आगे पीछे दाएं बाएं। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज खबर लगाई है, अगर मैं इसको दिखा सके, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सऊदी अरामको सिग्नल फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना। 55 बिलियन की अरामको कर रहा है इस साल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन, उसमें जो मेजॉरिटी चाइना में, और हम उसका हिस्सा हैं, हम भी हैं कि पाकिस्तान भी है कि दरमियान में, हम भी सऊदी अरेबिया, चाइना, ये ऑयल की अगर हो रही है इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान का बड़ा क्लिदी रोल होगा। इशू ये है कि, और ये जो है ये डबल है उसके जो सबसे बड़ी कंपनी है शेल यूरोप की, उससे ही डबल एक्सपेंशन का प्लान है आरामको का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो चाइना इसमें आ गया इस मीटिंग में, अमेरिका इसमें था, इंडिया था, टर्की था, बाकी सारे मुल्क 42 मुल्क थे। बर्फ पिघली है, लेकिन वो अगले मुज़ाकरात में, क्योंकि रशिया का रिस्पॉन्स ये है कि हमारे बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ज़ेलेंस्की फार्मूला तो मुनासिब में काबिल कबूल नहीं है। और ये कि अगले मुज़ाकरात में इसमें चाइना आ गया, अगले मुज़ाकरात में रशिया आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आना चाहिए, ठीक है, ये अमन की तरफ जानी चाहिए मामलात। और उससे पहले लेकिन एक तो ब्रिक्स का इजलास है, और फिर प्रेसिडेंट पुतिन की टर्की आमद बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसमें ये गंदम का जो मामला है कि दुनिया को गंदम की तरसील जो कि 17 जुलाई को खत्म हो गया था, तो ये, और 2 अगस्त को दोनों रहनुमाओं के फोन पे बात भी हुई है, प्रेसिडेंट उर्दगन की और प्रेसिडेंट पुतिन, तो ये मामला आगे बढ़े, ठीक है, और ये मामला किसी तरह से जो है ये गंदम की तरसील खत्म ना हो, खास तौर पे अफ्रीका। और उन्होंने आज बयान जो है क्रेमलिन का भी आया है कि ज़ेलेंस्की के फार्मूले के अलावा बाकी जो फार्मूले हैं मुल्कों के उन पर गौर किया जाए। तो इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना का भी जिक्र किया है, अफ्रीकन यूनियन का भी जिक्र किया, बाकी मुल्कों का भी किया। वैगनर ग्रुप खामोश है, ये जंग नहीं छिड़नी चाहिए, इसके लिए जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है, अरब ममालिक कोशिश कर रहे हैं, चाइना खामोश कोशिश कर रहा होगा कि जंग ना छिड़े, क्योंकि वहां जंग छिड़ने का मतलब ये है कि वो उधर अलकायदा और ये ग्रुप सारे फजूल, नाइजर में ये जो इंतहा पसंद ग्रुप और ये लुच्चे लफंगे ये भी बड़े वहां पे फाल हो जाते हैं ऐसे मौकों पे, तो कोई नई जंग और ना छिड़े। ऑलरेडी सूडान में जंग छिड़ी हुई है जो क्लोज नहीं हो रही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो इस जंग को रोकना बहुत ज़रूरी है कि नाइजीरिया और नाइजर में, और फिर इसमें कबाइल की जो मैंने बात की कि वो ज़ुबान बोली जाती है, मामला ख़राब होगा, तो दुआ है कि जंग ना छिड़े इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।